सीएम नायब सिंह सैनी ने विजय संकल्प रैली से भरी हुंकार। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग रहे मौजूद। सीएम सैनी ने कहा, विपक्ष के नेताओं में दिख रही बौखलाहट। लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्व सीएम मनोहर लाल का बयान। कहा, बीजेपी में व्यवस्था को संभालने के लिए बने हैं 36 विभाग। बूथ जीत गए तो चुनाव भी जीत गए। हाईकोर्ट से हरियाणा सरकार को मिली बड़ी राहत। करनाल के उपचुनाव को लेकर दायर याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज। एडिशनल एडवोकेट जनरल समर्थ सागर ने दी जानकारी। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा एक और झटका। पूर्व बॉक्सर विजेंद्र सिंह बीजेपी में हुए शामिल। महिपाल ढांडा ने किया पार्टी में स्वागत। कहा, जनता प्रदेश और देश का विकास चाहती है। गुरुग्राम में ऑनलाइन ठगी करने वाले रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 8 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से लैपटॉप समेत कई सामान बरामद। नमस्कार, आपका पसंदीदा कार्यक्रम मसला देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। जो जो लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं त्यों-त्यों पार्टियों की तैयारियां तो जोर पकड़ ही रही हैं, लेकिन साथ ही नेता दल बदल की जुगत भी तेज कर रहे हैं। और नफा नुकसान के इस खेल में कांग्रेस को एक बार फिर से झटका लगा है। जहां एक तरफ कांग्रेस ने हरियाणा के लिए अभी तक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है, तो वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ टिकट को लेकर चर्चा में आ रहे नेता भी पार्टी छोड़ रहे हैं। और इसी कड़ी में बॉक्सर विजेंद्र सिंह, जो फिलहाल कांग्रेस में है, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। विजेंद्र सिंह को कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मथुरा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार अभिनेत्री हेमा मालिनी के खिलाफ उतारा था। हरियाणा के पंचायत एवं सहकारिता राज्य मंत्री महिपाल ढांडा ने उनका स्वागत किया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि विजेंद्र के बीजेपी में जाने से पार्टी को हरियाणा से लेकर दिल्ली तक का बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि विजेंद्र जाट समुदाय से आते हैं और ऐसे में बीजेपी के खिलाफ जाटों की नाराजगी की चर्चाएं जो चलती हैं, उससे निपटने में मदद मिलेगी और इसकी उम्मीद जता रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए ये बड़ा नुकसान होगा। और क्योंकि चुनावी माहौल तो है, ऐसे में इनेलो की बयानबाजियां भी कहां पीछे हटी। अभय चौटाला ने बीजेपी पर बड़ा तंज कसते हुए कहा है कि 400 पार का नारा लगाने वाली बीजेपी को कांग्रेस के प्रत्याशी उधार लेने पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ प्रदेश के सीएम नायब सिंह सैनी ने यमुनानगर में चुनावी हुंकार भरते हुए कहा कि विपक्ष बिना नीति और नेतृत्व का है, लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस बीजेपी के शासनकाल को व्यर्थ बता रहा है। भाई विजेंद्र का स्वागत है भारतीय जनता पार्टी में। और सही मायने में जब ऐसी पर्सनालिटीज एक विचार के साथ जुड़ती है तो उससे नौजवानों में भी एक हौसला बढ़ता है। और विजेंद्र जी ने बहुत सोच समझ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, जहां तक मेरा आइडिया है। देखो, बिना विचार के कोई चीज आगे नहीं बढ़ सकती, इसलिए उन्होंने भी ध्यान किया होगा कि किस दल की क्या विचारधारा है। अब कांग्रेस की क्या विचारधारा है, दूसरे दलों की क्या विचारधारा है। सत्ता प्राप्त करना ही सिर्फ उनका लक्ष्य है और खाली सत्ता प्राप्त करके देश की जनता का उल्लू बनाना, देश के डेवलपमेंट के पैसे को हजम कर देना, गलत पॉलिसी, गलत नीतियां बना के इस देश को बर्बाद करना, बंटाधार करना। और जब उनके ऊपर कोई संविधान के अनुसार कोई कानूनी कार्रवाई बनती है और कानून अपनी कार्रवाई करता है तो बीजेपी को गाली देना, यही इनका मकसद रहता है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास हरियाणा प्रदेश में कोई ऐसे कार्यकर्ता नहीं है जिन पर पार्टी विश्वास करके उन्हें अपना उम्मीदवार बना सके। 10 में से 7 ऐसे लोग हैं जो अलग अलग राजनीतिक दलों से आकर के टिकट ली है। सरसा से देखो, हिसार से, कुरुक्षेत्र से, भिवानी से, फरीदाबाद से। ये जो सीटें हैं
सारी की सारी ऐसे लोगों को दी गई है जो कांग्रेस में होते थे या कोई हमारी पार्टी में होता था। कांग्रेस का ना संगठन है और संगठन के साथ साथ ना होने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता तो अभी से ये कह करके चुनाव से टलना चाहते हैं कि अब तो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कोई तैयार भी नहीं है, इसलिए नहीं लड़ना चाहते। इनको डर है कि लोगों के बीच में किस मुंह से जाओगे, क्या कहोगे जाकर के। लोग पूछेंगे भाजपा के 10 साल के शासनकाल के दौरान तुम्हारी क्या भूमिका थी। आज लोगों ने एक परिवर्तन का मन बनाया है, क्योंकि 10 साल की जो सरकार रही है उस सरकार में हरियाणा आज बेरोजगारी में, अपराध में, नशे में, आज भ्रष्टाचार में, महंगाई में आज हरियाणा आगे गया और विकास की पटरी से उतरा है। आज हर वर्ग परेशान है। बदलाव के लिए लोगों ने मन बनाया है। हरियाणा में निश्चित तौर से, प्रदेश में भी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और लोकसभा चुनाव में भी 10 की 10 सीटों पे कांग्रेस गठबंधन का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। ज्यादातर सीटें वहां जीतेंगी। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा के लिए मेहमानों को पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले तारुफ उनका आपसे करवा दूं। राजवीर रोहिला जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कमल हांडा जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही अर्जुन सुडैल जी प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विभा पांडे जी प्रवक्ता जेजेपी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रोहिला साहब, सवाल आपसे ही। एक बड़ी उपलब्धि बीजेपी को आज एक अच्छे खासे खिलाड़ी कहें या नेता कहें, विजेंद्र जी आज आपकी पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो कांग्रेस के लिए झटका तो है ही, लेकिन बीजेपी को कितनी मजबूती इससे मिलेगी? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं रोहिला जी? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? वो कह रहे हैं कॉल कट गई है। चलिए कोई बात नहीं, जुड़ने का प्रयास करेंगे आपसे। रोहिला जी की आवाज सही की जाए, उनका कॉल कनेक्ट किया जाए। हांडा जी सवाल आपसे ही। चलिए, बड़ा झटका इसको मान सकते हैं क्योंकि बॉक्सर कहें, खिलाड़ी कहें, नेता कहें, विजेंद्र जी आज कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि उनको पार्टी अपना उम्मीदवार भी बना चुकी थी। तो कितना बड़ा झटका ये कांग्रेस के लिए है, या फिर क्या वजह रही ऐसी जो उन्हें बीजेपी में शामिल होना पड़ा? ज्योति जी आपको नमस्कार, प्रवक्ता भाइयों को और प्रवक्ता बहन को सभी को नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। बात ऐसी है मैडम, जो आप बॉक्सर की जिनकी आप बात कर रही हैं, वो तो उन्होंने क्यों छोड़ा और क्यों ज्वाइन किया, शायद उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा रही होगी, इसीलिए उन्होंने छोड़ा। बाकी उनके मन में क्या है वो बेहतर बता सकते हैं। दूसरी बात ये कि मेरे को एक चीज समझ नहीं आती कि ये भाजपाई जितने भी हैं, इनको समझ में नहीं आती कि कॉमन सी बातें जो होती है, जैसे हम ये कह देते हैं कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ना चाहती। किस मूर्ख ने कह दिया कि कांग्रेस लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहती? देवेंद्र हुड्डा जी ने क्या कहा कि सभी सीटों पर लड़ेंगे और हम जीतेंगे। अब की बार गठबंधन की सरकार आएगी, क्योंकि ये सरकार जा रही है और हमारी सरकार गठबंधन की आ रही है। दूसरी बात, मैं कुछ मुद्दे बोल दूं ज्योति जी? बोलिए, लेकिन उससे पहले ये सुनिए, आपकी बीजेपी कहें, जेजेपी कहें, इनेलो कहें, तीनों यही कह रहे हैं कि कांग्रेस डर रही है, पीछे हट रही है लोकसभा चुनाव लड़ने से। ये हवाला दे रहे हैं कि हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। जवाब दे देती हूँ। आईएनएलडी का तो एक ही विधायक रह रही है, ये सबसे पांव तक जितना जोर मर्जी लगा ले, अब ये तो बाकी भगवान के हाथ में है। पहली बात, जेजेपी को इन्होंने बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं ना, डबल इंजन की सरकार थी तो वैसे भी सिंगल इंजन की रह गई है, वो भी खाली डब्बा है, पहले भी खाली डब्बे थे, ड्राइवर तो कोई था ही नहीं। तो जेजेपी ने भी, लेकिन ये है कि इनका भ्रष्टाचार में खूब साथ दिया, और जेजेपी ना तो पहलवानों के लिए खड़ी हुई, ना ही किसानों के लिए। अभी भी इन्होंने किसानों के लिए सर्वे चलाए और 750 किसानों की हत्यारी ये सरकार है। और आपके खट्टर साहब 2 साल से गुहार लगा रहे थे, भाजपा का ही प्रवक्ता कोई बता रहा था कि वो कह रहे थे मुझे मेरे दायित्व से मुक्त करो, दायित्व परिवर्तन करो, यानी कि उनसे हरियाणा हैंडल नहीं हो रहा था। इसीलिए जस्ट बिफोर द इलेक्शन दे चेंज द सीएम। तो वो एक रबड़ स्टैंप गई या एक, मैं कहूंगी, पपेट गई, तो दूसरी आ गई, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, और डरे हुए कौन है ये वक्त बता देगा। हम नहीं डरे हुए। आपने देखा नहीं हमारे राहुल जी कैसे
चाहे वो राहुल जी गठबंधन कितनी ताकत के साथ इकट्ठा हुआ है कि देश को बचाना है, देश के लोकतंत्र को बचाना है। वरना जैसे चाइना हमारी जमीन पर आ रहा है, आज अभी लेटेस्ट खबर ये है कि 30 जगह पे उसने अपने अपने नाम लिख लिए हैं और कहता है और उसके उसमें जिसे कहते हैं भूगोलिया, उसमें आप देख लीजिए तो उसने हमारा बहुत सारा एरिया कवर कर लिया है। 20 दिन तक लद्दाख में सोनम वांगचुक जी अनशन पर रहे, जिसका अनशन जाके राजनाथ सिंह जी ने छुड़ाया 20 दिन बाद, और उन्होंने बताया कि हमारे सरवाहों को नहीं जाने दिया जा रहा। तो ये क्या मजाक बना रखा है। विदेश मंत्री कह देते हैं बड़ी समझदार, मैं तो समझती थी बुद्धिजीवी होंगे जो इनके विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, तो जब सचिव थे तब तो कहते थे नहीं जी अरुणाचल हमारा अभिन्न हिस्सा है देश का। अब कहते हैं चाइना बड़ी इकोनॉमी है। अब तीसरी बात एक और ले आए बीच में कि जी अगर आपके घर पे मैं अपनी नेम प्लेट लगा दूं तो वो मेरा थोड़ी हो जाएगा। अरे भाई आप मेरे घर के सामने नेम प्लेट लगा दो तो देखिए अपनी फौजदारी का मुकदमा हो जाएगा। कैसी मतलब बातें ही अजीब करते हैं। मैं हैरान हूँ कि फॉरेन मिनिस्टर, मुझे लगता है शायद वो जरूर IPS या IAS रहे होंगे, तो वो ऐसी बातें जब करते हैं, यानी कि आप हमारे जो जवान है जो ठंडी मतलब इतनी सर्दी में कड़कड़ाती उसमें ठंड में जो हड्डियों को गला देने वाली है, ऐसी ठंड में सियाचिन पर वो तैनात रहते, कितनी बहादुरी से लड़ते हैं। तो आप हमारे बहादुर जवानों को आप डिस्करेज कर रहे हैं कि हम चाइना से नहीं लड़ सकते या हम लोहा नहीं ले सकते हमारे जवान, क्या मतलब। और दूसरी बात विकास की बहुत करते हैं, विकास वाकई में बहुत हो, जैसे जय शाह का हो गया, मैं बता दूं, जो कि 50,000 भी जिनको अर्निंग नहीं होती तो सीधे 80 करोड़ पर पहुंच गई। बाकी हरियाणा का जो बुरा हाल इन्होंने किया, चाहे हमारी पहलवान बेटियां हैं, महिला के तो वैसे ही ये विरोधी हैं। मैं अभी एक ताजा उदाहरण देना चाहूंगी हमारी राष्ट्रपति जी का। इन्होंने आदिवासी बना तो दी, लेकिन इन्होंने किया क्या, अभी वो जब दे रही थी भारत रत्न तब ठीक है खड़े होकर उन्होंने उनको पकड़ाया अडवाणी जी को, लेकिन प्रधानमंत्री बैठे वो हंस रहे हैं और वो खड़ी हुई हैं बाद में। उनको संसद के उद्घाटन पर नहीं बुलाया गया, राम मंदिर पर उनको नहीं बुलाया गया। यह महिला का अपमान नहीं है। बाकी हमारी BHU की छात्रा के साथ जिन तीनों ने गैंग रेप किया वो सारे भाजपाई थे, इनकी IT सेल के वो थे। और कानपुर में अभी क्या, वो अभी भाजपा का बंदा था भट्टे वाला, अंकिता भंडारी के साथ हुआ उत्तराखंड में। और साथ में कठुआ की 8 साल की बच्ची, हाथरस की गुड़िया जिसको रात में 3 बजे जला दिया गया। ये ऐसे ऐसे सच छिपाते हैं ये कि इसका कुछ नहीं हुआ, माँ बाप तक को नहीं देखने दिया। देखिए ऐसी जालिम और ऐसे जिसे कहते हैं हार्टलेस इनसेंसिटिव पार्टी है, और इनका और JJP का DNA मिला होगा, आपस में इनकी विचारधारा मिली होगी, तभी इन्होंने मिलकर पार्टी बनाई। अब क्यों हटा दिया, अब वो भी बातें कर रहे हैं JJP वाले भी जी हम लड़ेंगे। मैं एक बार JJP वालों के लिए जरूर कहना चाहूंगी कि राजस्थान में हमारे वोट ये लोग गए और कहां से बंदे लेकर गए, सोनीपत से 16 गाड़ियां भर के गई जिसमें महिला और बच्चे थे। उनको खाटू श्याम की यात्रा और सालासर की यात्रा के नाम पर उनको लेकर जाया गया। 2 दिन तक भूखे रहे वो। आप देखिए कितने जिसे कहते हैं बेरहमी की बात है कि आपको बच्चों पर भी तरस नहीं आता कि बच्चे भूखे रहेंगे, उनको पानी खाना कुछ तो दो, लेके गए हो तो। आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? रोयला साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। आ रही है जी आवाज तो। चलिए ठीक। सवाल मेरा ये, कांग्रेस कहती है कि विजेंद्र जी क्यों गए हैं बीजेपी में, ये तो वो ही जाने। लेकिन आपसे मेरा सवाल ये है कि बीजेपी को एक मजबूती मिलेगी, क्योंकि जाट समुदाय से वो आते हैं। ऐसे में जैसा देखा जाता है अक्सर जाट समुदाय की तरफ से बीजेपी को एक पकड़ बनाने में क्या इससे मजबूती मिलेगी? कितना फायदा या कितनी मजबूती बीजेपी को इनके बीजेपी में शामिल होने से मिलने वाली है? जी 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 मैं जवाब देता हूँ जी। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, सभी को मेरा राम राम। विजेंद्र सिंह बॉक्सर एक सेलिब्रिटी है जिसने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में आस्था व्यक्त करके आज कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन किया है। रही बात जाट की, तो ये जाट नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो सबकी पार्टी है, सबका साथ सबका विकास। ये हमारा नहीं, मोदी जी का नारा है। जब जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी तब तो इन चीजों को उन्होंने और आगे बढ़ा दिया। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में आज ही राज्यसभा सांसद श्री सुभाष बराला जी ने शपथ ली आज राज्यसभा में। वो जाट समुदाय से आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को जात पात की पार्टी नहीं करती है, सबकी पार्टी, सतीश बिरादरी की पार्टी है, हर धर्म की पार्टी है ये। तो मजबूती की बात यह है कि अगर कोई भी कार्यकर्ता अगर पार्टी से जुड़ता है तो मजबूती नेचुरली आती है, क्योंकि
विजेंद्र बॉक्सर जी एक सेलिब्रिटी है, एक स्पोर्ट्समैन है, तो उनके फैन फॉलोइंग है, उनके अपने गांव है, जो कि भिवानी में उनका गांव पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में इन्हें पूरे जहां गाँव की फैन फॉलोइंग हर जगह में मजबूती मिलने का काम होगा। और जो हमारा 400 पार का नारा है, जो जनता ने दिया आपकी बात 400 पार, हम उसको फली कुछ करेंगे। लेकिन इसको लेकर के इनेलो कहती है कि बीजेपी के पास अपने उम्मीदवार नहीं है, इसलिए उधार के उम्मीदवार ले रही है कांग्रेस से। इनेलो तो अपने भी कोई पढ़ाई भी कोई नहीं खा रहे दोस्तों जी। इनेलो के पास है क्या 1-1.5% की वोट परसेंटेज की पार्टी है या? लेकिन वो कहते हैं कि एक ही सब पर भारी है। सुनिए मेरी बात, आप सुनिए। अभी तक अभय चौटाला जी ने अपने कैंडिडेट घोषित नहीं किए, क्योंकि वो ये वेट कर रहे थे कोई जरूर से आ जाएगा उसको टिकट पकड़ा देंगे। लेकिन हमारे पास तो पहले प्रॉपर पार्टी ज्वाइन करते हैं, और पार्टी ज्वाइन पार्टी इसलिए ज्वाइन करते हैं। अरे आपके नेता भी कांग्रेस में रहे, चौधरी देवीलाल जी, क्या बात करते हो आप? अपना इतिहास पढ़ के आ जाना, सारी बता दूंगा आपको मैं। आपके नेता चौधरी देवीलाल कांग्रेस से निकले हुए हैं, आपके नेता जिनका मैं दिल से। अर्जुन जी अपनी बारी में, अर्जुन जी आप तक मेरे तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, अपनी बारी में नहीं तो लोग आपको सुन पा रहे हैं, अपनी बारी में। तो भारतीय जनता पार्टी में पहले पार्टी ज्वाइन करते हैं, आस्था व्यक्त करते हैं, उसके बाद पार्टी फैसला करती है कि उसको क्या जिम्मेवारी दी जाती है। कुछ कार्यकर्ता को टिकट भी दी जाती है, कुछ कार्यकर्ता को संगठन में लगाया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है, किसी एक जाति विशेष समुदाय की नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जेजेपी भी तो यही बोल रहे हैं ना कि 400 वाले अब तो सीधे 200 में सिमट के रह जाएंगे। दुकान में सामान कौन सा है तो बताओ ना, पिछली बार भी 6-7 MLA बाहर के थे इनके, अब इनके टिकट पकड़ने वाला नहीं है। ठीक, जेजेपी के पास है क्या? इन्होंने 2-3 दिन पहले राव बहादुर सिंह कहां से आए हैं, जो भिवानी महेंद्रगढ़ में जो अपने कार्यक्रम चला रहे हैं, जिन्होंने टिकट की आशा है, तो उनको किसी ने ज्वाइन करवाया है? तो अभी भी ये भी वही वेट कर रहे हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ बने हुए हैं अर्जुन सुड़ेल जी। अर्जुन जी, उनकी बारी में आप बोल रहे थे, आवाज नहीं आ पा रही थी, अब आपकी बारी आ चुकी है। सवाल मेरा वही है, विजेंद्र जी अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं कांग्रेस छोड़ के। कांग्रेस ने उनको प्रत्याशी बनाया था, लोकसभा का टिकट दिया था बाकायदा मथुरा से, जो बीजेपी के उम्मीदवार है हेमा मालिनी, उनके सामने खड़ा किया था। लेकिन अब वो कांग्रेस से हट करके बीजेपी में आ गए हैं, तो क्या लगता है किसको मजबूती मिलेगी, किसका नफा है, किसका नुकसान है? देखिए ज्योति जी, ये चुनाव का समय है, शायद मेरी वीडियो कट हो गई है, कोई बात नहीं, ये चुनाव का समय है, ये चलता रहेगा, ठीक है। चुनाव के समय में बहुत सारे लोग इधर से उधर जाएंगे, किसी की टिकट कटेगी। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि जी इनेलो के पास तो कुछ है ही नहीं। आपके पास क्या था? 35 मिनट पहले आप रंजीत चौटाला जी को शामिल करते हो, 35 मिनट पहले शामिल करते हो और उसको टिकट दे देते हो। नवीन जिंदल, जिसको आप कह रहे थे प्रधानमंत्री जी कुरुक्षेत्र में बोल रहे थे कि लोग कोयला तिजोरी में रख लिया, कोयला चोर है, बहुत बड़ा चोर है, उसको आप 35 मिनट पहले शामिल करते हो और टिकट दे देते हो। अशोक तंवर जी कांग्रेस से, सारे तो लगभग बाहर दूसरी पार्टियों से टिकटें आपने दी हैं, और जिनको आप चोर बोलते हो उनकी आप वॉशिंग मशीन में डालते हो, 35 मिनट में शामिल करते हो, 35 मिनट के अंदर टिकट भी दे दी जाती है। और इस तरह से जब आपके पास खुद के कैंडिडेट नहीं है, इंडियन नेशनल लोकदल की अगर मैं बात करूं, हमने 2 से 3 कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट घोषित किए हुए हैं, और आने वाले समय में जल्दी 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे, और जनता की राय से, कार्यकर्ताओं की राय से उम्मीदवार उतारने का काम करेंगे। कांग्रेस ने अभी तक कोई कांग्रेस कैंडिडेट नहीं उतारा। कांग्रेस भी बड़ी सियाचिन और पाकिस्तान तक पहुंच गई थी। लेकिन अगर हरियाणा के मुद्दों की बात करें, आंडा जी कह रहे थे कि किसान आंदोलन के समय बीजेपी कहां खड़ी थी, विजेंद्र जी कहां खड़े थे, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी किसानों के समय में भी, खिलाड़ियों के समय में भी देश के साथ खड़े थे। वो पूरा देश जानता है कि सिर्फ और सिर्फ एक विधायक होते हुए किसान आंदोलन में इस्तीफा देने का काम किया था। और इस तरह से जो मैं विपक्ष की बात करूं, 30 विधायक होते हुए भी कांग्रेस ने कभी भी विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। अगर विपक्ष की भूमिका की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, आप लोग सभी विधानसभा में भी देखते हो, विधानसभा के बाहर भी देखते हो, जिस तरह से हरियाणा प्रदेश के मुद्दे उठाने का काम करते हैं और जनता की बात करते हैं, हरियाणा प्रदेश की बात करते हैं, ना कि सियाचिन पे, पाकिस्तान पे पहुंच जाते हैं। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ एक अभय सिंह चौटाला जी ऐसे नेता हैं जो विधानसभा में और विधानसभा के बाहर भी बोलने का काम करते हैं। ना तो आज की डेट में कांग्रेस के पास कैंडिडेट है, कांग्रेस अभी सोच रही है कि क्या किया जाए। कांग्रेस के कैंडिडेट सारे तो बीजेपी में चले गए, उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। वही बात आप कह रहे हैं, उनके पास कैंडिडेट नहीं है। बिल्कुल
ज्योति जी, मैं कह रहा हूँ कैंडिडेट हमने उतारे हैं, हमने 2 कैंडिडेट उतार दिए। आने वाले समय में जल्दी 10 की 10। और इससे पहले अगर नगर निगम के चुनाव की बात करें, नगर परिषद के चुनाव की बात करें, जिला परिषद के चुनाव की बात करें, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने टिकट पर, अपने निशान पर चुनाव लड़ाया था। कांग्रेस ने तो चुनाव ही नहीं लड़ा। और भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं, 122 सीटों पे चुनाव लड़ा था पूरे प्रदेश में नगर परिषद में, और वो भी हार गए थे। कांग्रेस ने अगर अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा हो, एक भी चुनाव, चाहे वो जिला परिषद का हो, चाहे वो नगर निगम का हो, चाहे वो नगर पार्षद का हो, ऐसे हाथ हिलाने से काम नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा कौन सा चुनाव लड़ा था। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ी थी और एक अच्छे मार्जिन के साथ हमारे पार्षद और सब कुछ जीत कर गए थे। और ये 400 पार की बात करते हैं, पिछली बार क्या था ज्योति जी, 75 पार की बात करते थे ना, कितनी आई थी आप बताइए? सरकार नहीं बन रही थी। कुछ स्वार्थी लोग जो इनको जमुना पार भेजने की बात करते थे, वो इनकी गोद में जाकर बैठे थे, तब कहीं जाकर सरकार बनी थी। 75 पार का नारा देने वाले सिर्फ और सिर्फ, लेकिन वो तो कहते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं थी, वो तो हमें साथ में मिलकर सरकार चलानी थी, हमारे पास पूरा बहुमत है। थोड़ी आया था 75 पार का बहुमत, कहाँ से आ गया था? 40 पर थे ना, 40 से भी कम पर। मतलब उनका कहना था कि उनका ये था कि सरकार बनाने के लिए, चलाने के लिए हमने जेजेपी का वो लिया था सहयोग। मैं कह रहा हूँ जी, वही जेजेपी थी जो इनको जमुना पार करने की बात करती थी, और ये 75 पार का नारा देते थे। 75 पार वाले भी कहीं नहीं थे, जो जमुना पार करने वाले थे वो इनकी गोदी में बैठकर, जिनको आज धक्के मारकर निकाल दिया गया, वो लोगों के कारण सरकार बनी थी। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार नहीं बन रही थी प्रदेश में। चलिए ठीक है अर्जुन जी, लौटूंगे आपके पास। विभा पांडे जी हमारे साथ बहुत समय से बनी हुई है। विभा जी, तीनों को आपने सुना, अलग अलग मत हैं, खाली डिब्बा जेजेपी को बता रहे हैं, दूसरी तरफ विजेंद्र जी के शामिल होने पर क्या रिएक्शन आप देंगे? तो मैं सबसे आशा करती हूँ, पहली बात तो सभी को नमस्कार, और आज हमारे माननीय दुष्यंत चौटाला जी का बर्थडे है, तो उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आपके चैनल के थ्रू भी मैं दे देती हूँ। और ऐसा है कि सबका मैंने बड़े ध्यान से सुना, मैंने सारे पॉइंट बना लिए हैं, मैं आपको एक एक का जवाब दूंगी। बहुत एक कॉमन सी चीज जो बार बार सब कह रहे हैं, जेजेपी के पास क्या है, बड़े बॉलीवुड स्टाइल में पूछा जा रहा है जेजेपी के पास क्या है, ठीक है? तो जेजेपी के पास सबसे बड़ा जो है वो है ना, शोले का डायलॉग, मेरे पास वहाँ है, तो हमारे पास हमारा शीर्ष नेतृत्व है, जो पढ़ा लिखा है, हमारे माननीय दुष्यंत चौटाला जी है, जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने प्रदेश को कितनी प्रगति पर पहुंचाया। उन्होंने यहाँ तक किया कि बीजेपी के साथ अलायंस किया, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर, और अपने मैनिफेस्टो में जो जो बोला था उसको उन्होंने पूरा करने की पूरी कोशिश की। यहाँ तक कि विधानसभा में 75% यूथ का हो गया था, तो वो कोर्ट में अटका हुआ है, उसके लिए हम जी जान से लड़ाई करेंगे और हम अपने यूथ के लिए लेके आएंगे वो संविधान। दूसरी चीज बचती है 5100, जो 5100 नहीं हुई, 1 साल से हम लोग कह रहे थे, इसी मारे हमने बीजेपी से अपना गठबंधन से भी हम बाहर आए। हमने कहा नहीं, सरकार में हम नहीं आपका साथ देंगे। क्यों? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बहुत हो गई थी, इनको ऊपर से ओबीसी की वजह से इन्हें अपना चेंज करना पड़ा था, मिनिस्टर, ठीक है ना, सीएम तक चेंज करना पड़ा था। तो ये जो पूछे जेजेपी के पास क्या है, विभा जी आप मुझे बोलने दीजिए ज्योति जी, एक बार मैं सबका जवाब दे दूं, फिर आप बोलना मुझसे जो भी पूछना होगा, क्योंकि मेरे पास सारे पॉइंट है, फ्लो टूट जाएगा। ठीक। तो जेजेपी नवरात्रों में अपने सारे कैंडिडेट का नाम घोषित कर देगी। हम 10 की 10 लोकसभा सीट पर लड़ रहे हैं, और फिर ये कहा जा रहा है कि ये कैंडिडेट इधर से गया, उधर से गया। ये चुनावी मौसम में बहुत होता है, लोग इधर से उधर जाते हैं। हमारे पास भी एक कांग्रेस का कैंडिडेट आया है, ठीक है, पर अगर आप ओवरऑल डेटा देखें तो जो हमारी कमल हांडा जी है, ये इनका पूछे कि कांग्रेस की कितने लोग छोड़ के गए हैं, तो कांग्रेस मुक्त भारत से हो रहा, कांग्रेस युक्त बीजेपी हो रहा है। सारे यहाँ से कांग्रेस से उठ के अपनी वॉशिंग मशीन जो बोला जा रहा है वो बीजेपी में जा रहे हैं, ठीक है। तो कांग्रेस युक्त बीजेपी हो रहा है, मुक्त भारत तो होता नहीं दिख रहा मुझे कहीं भी। अब बात आती है, हमारे कमल हांडा जी ने बोला जेजेपी ने मिलके करप्शन किया, मिलके फार्मर्स के लिए नहीं खड़े हुए, खिलाड़ी के लिए नहीं हुए, खाटू श्याम, इन्होंने ऊपर 4 लांछन लगाए हैं। तो एक बात बता दूं कि जेजेपी ने जो प्रदेश के लिए किया है ना, वो आपकी
कांग्रेस सरकार ने कभी नहीं किया। हुड्डा जी ने बिल्कुल एक तो जातिवाद किया और क्षेत्रवाद भी किया। आज की डेट में आपका चीफ मिनिस्टर तो नेशनल हरास केस में जेल पर बाहर आया हुआ है। इतने बड़े बड़े स्टैंड है कांग्रेस की कि अगर गिनाना शुरू करें तो 2-3 घंटे ऐसे निकल जाएंगे। तो कांग्रेस अगर किसी के ऊपर पत्थर उठा दे तो देखते वो शीशे के घर में है, तो कृपया ये काम ना करें। दूसरा फार्मर्स की बात आती है। हमने हमेशा कहा हम फार्मर्स के साथ है। माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने ही फार्मर्स की आवाज उठाई, दिल्ली से लेके चंडीगढ़ से लेके पूरे हरियाणा में, यहाँ तक किया कि 14 फसलें एमएसपी पर हैं जो पूरे राष्ट्र में कहीं नहीं है। ये माननीय दुष्यंत चौटाला जी की वजह से है। खिलाड़ियों की बात हुई तो ये बात है कि दिग्विजय चौटाला जी ने साफ कहा मैं जंतर मंतर पर जाके उनके साथ बैठूंगा, मैं खिलाड़ियों के साथ हूँ। पर बाकी नेताओं ने जाके इतना उसे पॉलिटिकल कर दिया, खिलाड़ी तो बीजेपी के साथ होने लगे ना। चलिए ठीक है, यहाँ पे रोकना पड़ेगा आपको क्योंकि समय की थोड़ा सा कमी है। विभाजी लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी। समय की थोड़ा सा कमी है, यहाँ पर ब्रेक का वक्त हो चला है, तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार दोस्तों, जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत से खट्टे मीठे अनुभव देकर जाते हैं। कई बार कुछ ऐसे लम्हे आते हैं जब हम एक दोराहे पर होते हैं कि दिल की सुने या दिमाग की। आज ऐसा ही एक वाकया आपके साथ शेयर करना है दोस्तों। दिल्ली में यमुना में बाढ़ आई और हमारा घर सिविल लाइंस मेन रोड पर है। वहां भी यमुना मैया अपना आशीर्वाद देने पहुंच गई। घर के बाहर 6 फुट पानी था, अंदर बेसमेंट में 10 फुट और ग्राउंड फ्लोर के ड्राइंग रूम, बेडरूम वगैरह में 2-3 फुट पानी आ गया। खैर, एनडीआरएफ की टीम ने हम 8 जनों को 2 बार में बोट से रेस्क्यू किया और हम सुरक्षित निकल गए। लेकिन मैं इस कुदरती घटना को सिर्फ इत्तेफाक नहीं मानता, बल्कि इसके पीछे छिपे चंद संदेशों को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे बेसमेंट में ऑफिस तो था ही, साथ ही पुराने बर्तन, कपड़े, फर्नीचर और ऐसा सामान था जो हमारे लिए तो बेकार था, लेकिन किसी जरूरतमंद को दे देते तो शायद उसके काम आ सकता था। कई बार सोचा लेकिन नहीं किया। आखिर कुदरत ने कहा ठीक है, तुम नहीं करते तो मुझे ही कुछ करना होगा, और सब कुछ बह गया। ये संदेश था कि जो चीजें आपके इस्तेमाल की नहीं हैं उन्हें क्यों स्टोर करके रखते हो, जरूरतमंद को पहुंचाओ ना। ग्राउंड फ्लोर पर पानी भरा, जिसके कारण घर छोड़कर टेम्परेरी शिफ्ट होना पड़ा। इसके पीछे दूसरा बड़ा संदेश था। दोस्तों, देश में करोड़ों लोग हर साल बाढ़ के कारण मुसीबतों का सामना करते हैं। हम उनके लिए क्या करते हैं, किसी को सोचने की फुर्सत नहीं है। कहते हैं कभी कभार अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाकर किसी जरूरतमंद की दवाओं का खर्चा उठा लो तो शायद आपकी अपनी बीमारियों पर जो खर्चा होना चाहिए था वो नहीं होगा, क्योंकि आप तक बीमारी आएगी ही नहीं। इसी तरह अगर अच्छे वक्त में आप चैरिटी में कुछ इनकम का अच्छा हिस्सा देते रहेंगे तो कुदरत आपको इस तरह से नुकसान नहीं करेगी। एनडीआरएफ के हमें निकालते हुए वीडियो बाई चांस कुछ न्यूज चैनल पर आ गए। इसे देखकर सैकड़ों की संख्या में हमारे बीजेपी आरएसएस के मित्र, रिश्तेदार, शुभचिंतकों के फोन मैसेज आए। कईयों ने कहा संवेदना व्यक्त करते हुए, भैया आपकी न्यूज देखी, आपका घर डूब गया, बड़ा अफसोस है। मैंने कहा दोस्त, घर डूबा है, हौसला नहीं। हम मजे से लाइफ का वो एक्सपीरियंस ले रहे हैं जो बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है। फ्री की बोट राइड किसे मिलती है जो हमने एंजॉय की है एनडीआरएफ की बोट में। दोस्तों, समस्याएं आती हैं और आगे भी आती रहेंगी, चाहे हंस के सह लो चाहे रो के। हौसला बना रहे, इसके लिए हंसते हंसते मुसीबत के समय को काटना चाहिए। हंसते रहेंगे तो बाकी भी आपके साथ हंसेंगे, रोकर समय काटेंगे तो अकेले ही रोना पड़ेगा। ये घटना यह भी एहसास कराती है कि चंद घंटों में कैसे जिंदगी की रफ्तार मानो थम सी जाती है, डायरेक्शन कैसे चेंज हो जाती है, सब कुछ बदल सा जाता है जो आपके हाथ में नहीं होता।
लेकिन आपके हाथ में होते हैं आपके जज्बात, आपका हौसला, आपकी विल पावर, जो कभी कमजोर नहीं पड़नी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा भी जारी है और मेहमान भी बने हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले विभा जी, आपसे चर्चा हो रही थी, एक सवाल मेरा आपसे है, उसके बाद से फिर मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाना चाहूंगी। विभा जी, कभी आप लोग कहते हैं कि 5100 मांग की हमने पेंशन के लिए, तब हमारा गठबंधन टूटा, कभी कहते हैं आप कुछ, कभी कहते हैं, आप कह रहे हैं आपकी एंटी इनकम्बेंसी की लहर आने वाली थी इसलिए गठबंधन टूटा, तो क्या स्पष्ट नहीं है क्या जेजेपी को क्यों गठबंधन आखिर टूटा है? आवाज नहीं आ पा रही आपकी, आवाज नहीं आ पा रही आपकी। एक सेकेंड, मैं म्यूट नहीं हूँ। अब आ रही है आवाज? जी, रखिए अपनी बात। हाँ, तो ठीक है। तो हमारा, अगर आप सुनेंगे माननीय दुष्यंत चौटाला जी की 2 ही स्टेटमेंट्स आई हैं बार बार। पहला था कि हमने गठबंधन का धर्म निभाया और उसकी वजह से हमने 2 सीटों की बात की। जब 2 सीटों की जगह नहीं बात बन पाई, 1 सीट की हुई, तो यही हुआ कि आप 1 सीट भी वापस रख लीजिए, आप 5100 पेंशन कर दीजिए। 5100 पेंशन का जब ये जवाब आया कि इसके ऊपर अभी विचार विमर्श करेंगे, तो विचार विमर्श का कोई टाइम नहीं था। इसीलिए यही हुआ कि अब गठबंधन, क्योंकि हम एक साल से बोल रहे थे कि ये हमारे दिल को चुभ रहा है कि पूरे मैनिफेस्टो में एक ही चीज हमारी बची थी, छोटी से छोटी चीज पूरी हो गई थी, खाली एक ये बची थी, और एक साल से हम कह रहे थे कि हमें ये चाहिए चाहिए चाहिए, ठीक है। लेकिन जब नहीं हुआ, उसके बाद लास्ट मोमेंट पर भी ये हो रहा है विचार विमर्श, तो यही हुआ कि अब टाइम है, बाहर निकल जाओ। और एक और आपको बात बता दूं कि अभी कल परसों में अभी आया है माननीय दुष्यंत चौटाला जी का एक और बयान कि मुझे सीएम बनाने तक की ऑफर दिया जा रहा था, ठीक है। अब आप इस चीज को भी सुन लीजिए। और आज तक किसी भी वरिष्ठ नेता ने बीजेपी के इन तीनों बातों में से किसी बात का खंडन नहीं किया है। खाली प्रवक्ता की एंटी इनकम्बेंसी जैसी स्थिति बन रही थी, इसलिए भी हमने सोचा कि आप बाहर निकल लो। ये कभी नहीं, ये मैंने नहीं बोला। मैंने आपको कहा पहले हमने धर्म निभाया पूरा अलायंस का, नहीं हुआ, सीट के ऊपर नेगोशिएशन प्रॉपर नहीं हुआ, तो हमने 5100 पेंशन की मांग रखी कि आप हमें कोई सीट मत दीजिए, हम तो प्रदेश के लिए काम करें। जब वो भी नहीं हुआ, और मैं एक और बात बता दूं, सारे बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं ये गलत है, लेकिन आज तक किसी सीनियर वरिष्ठ बीजेपी के नेता जिनसे दुष्यंत चौटाला जी मिले, क्योंकि ये राष्ट्रीय लेवल पर डिसाइड हो रहा था सारा, एक ने भी तीनों बातों में से किसी ने भी अभी तक कोई भी खंडन नहीं हुआ है, ना जेपी नड्डा जी ने, ना अमित शाह। और मेरा एक और बात, एक और समय की पाबंदी है, आप समझिए थोड़ा बात को। मैं लौटूंगी आपके पास, अभी है समय आपके पास, लौटूंगी। रोहिला जी अपनी बात रखिए। जी जी जी, मैं एक एक करके इन तीनों का हिसाब मिलाता हूँ अभी, 1 मिनट रुको। इसके बाद हांडा जी आपके पास। विभाग जी तो अपनी पार्टी के पहले वो बयान वगैरह पढ़ने की अपडेट समझती है। आपके नेता ये कहते हैं हमारे को मुख्यमंत्री पद ऑफर किया गया था सरकार टूटने के बाद, ठीक है। एक बात आपके नेता ने बोला कि 5100 पेंशन की बात हुई थी, आपके एक नेता बोल रहे थे हमारे को रोक दी जा रही थी, हम आपको एक भी सीट नहीं देने वाले थे। पहली बात तो ये, क्योंकि विप्लव देव जी तो हमारे दरबारी हैं, उन्होंने आपसे ही क्लियर कर दिया था 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी लगेगी और अपने सिंबल पर लगेगी। दूसरी बात, 5100 का हमारा कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि हमारा जो जनता के डिलीवर करने का वायदा था वो 3000 का था और हमने वो 3000 करके दिखाया है। उसके साथ साथ 15000 पेंशन हमने किशोरों की बनाई है, ठीक है। और आपको मुख्यमंत्री क्यों बनाएंगे हम लोग, जब आपके 10 से मतलब आपके विधायक 6-7 आपके जाने वाले हैं। यही तो वो कह रहे हैं, किसी भी नेता ने खंडन किया ही नहीं, किसी भी नेता ने खंडन किया ही नहीं कह रही वो। हमारा सुनिए 1 मिनट जी, हमारा आपके सिर्फ गठबंधन सरकार चलाने को लेकर था, सरकार चल रही थी, उसके बाद आपका हमारा हिसाब हो गया, बात के संबंध में क्या दिक्कत है, ठीक है ना। और नई इनकम्बेंसी की बात, भारतीय जनता पार्टी को जनता का समर्थन प्राप्त है।
की बार फिर 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे। अब मैं इन्हें लोगों वाला हिसाब करता हूँ कि सुनो, इन लोगों को मेरे साथी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनको 20 साल हो गए इनको सत्ता से दूर हुए, मतलब 10 साल तो हमारे चले गए, 10 साल हुड्डा साहब के चले गए, 20 साल हो गए। 1% भाई है, लेकिन इनका अहंकार भाई हम जीतेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इनके कितने टोटल काउंट होगा वो उसमें 2-3% आए थे शायद विधानसभा में, वोट तो हर जगह जमानत हुई थी। तो भाइयों अपना आत्ममंथन करो, आप लोग कहां शो कर रहे हो? आपका नेता हर तरक्की बयान तो देता है भाई ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है ना। तो आपका तुमने कुछ निर्णय बताई तो ये है भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीतेगी और जो मोदी जी का नारा 412 का उसमें हम अपना सहयोग करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक। तो इसमें एक बात और भी है, आप करप्शन में बात कर रहे थे, आपके नेता तो जेल काट के आए हैं, ऐसे नहीं संपत्ति का आपके मामले से मेरे आज भी कोर्टों में, तो आप क्या बोलोगे उस पर? छात्र को बोले छाननी बोले थे, आपने छाननी की निशानी वो पूछ ली, ठीक है ना। अब ये जो कांग्रेस वाली जो हमारी अंडा जी है, मैं बड़ा नम्रतापूर्वक बोलता हूँ, आप अपना घर संभालो, ठीक है ना। आपके पार्टी के साथ वो मैं पीछे सेकंड का एक क्लाइमैक्स बना हुआ है एक पिक्चर का, अमिताभ बच्चन की पिक्चर है, उसमें क्या होता है, अमिताभ अपने दोस्त के लिए सभी को मार देता है, भगा देता है और खाली कुर्सी पर जाके बोलता है इस बात ऐसे राज कर, ठीक है। तो वो दोस्त बोलता है तो मार दिया, भगा दिया, राज किस पे करूं? तो आपकी इनेलो की और कांग्रेस की हालत है और ये इनके पास माल तो कुछ बचा नहीं है और राज करने का वो सपने लेते हैं लोग। लेकिन एक चीज तो माननी पड़ेगी रोहेला जी, सारा विपक्ष मिलके एक ही बात बोल रहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा दिल है कि यहाँ जो भी आएगा, अगर कल कमल अन्ना जी भी आएंगे तो हम इनका भी स्वागत करेंगे। चलिए ठीक, ये बात नहीं आएगी, हम इनका भी स्वागत, तो दूसरे प्रवक्ता बैठे आओ, क्या दिक्कत है हमें? भारतीय जनता पार्टी देश हित की पार्टी है, काम कर रही है पार्टी, अपने विचारधारा से अपना एग्री कर जाओ, क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है रोहेला साहब, जो सम्मान मैं तो खुला ऑफर दे रहा हूँ, जो सम्मान होगा दिया जाएगा। चलिए ठीक है रोहेला साहब। हांडा जी, बहुत देर से आपकी बारी नहीं है, आप कुछ कहना चाह रही है, तमाम सारे आरोप आप पर लग रहे हैं। मैं बोलूं ज्योति जी? बिल्कुल बिल्कुल, अपनी बात रखिए। हाँ जी ज्योति जी, मैं देख रही थी कि भाजपा के प्रवक्ता का इनका अहंकार और घमंड कितना है, जो कह रहे हैं कि बंदा रह गया कुर्सी पर बैठने के लिए तो किस पर राज करेगा, वो हाथ तो इनके मोदी जी का है, जिनको है कि विपक्ष को खत्म कर दो। बस मैं ही नजर आऊँ, इतना अहंकार घमंड। और एक चीज और कहना चाहूँ, बीच में नहीं बोलो, बीच में नहीं बोलो। रोहेला साहब, हांडा जी आज बिल्कुल बीच में नहीं बोली, आज बिल्कुल बीच में नहीं बोली, आप भी नहीं बोलेंगे। आपने कहा मैं जवाब नहीं दूंगी कुछ, मैं भी तो जवाब दूंगी ना। अहंकार इतना कि उनको लगता है 400 पार, ये नहीं पता कि इस बार 400 हार हो सकती है इनकी, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं इतिहास गवाह है कि रावण भी फकीर बन के आया था, ठीक है। और मैं बताना चाहूंगी आपके कर्नाटक में आप क्यों हारे, 40% पे सीएम, व्यापक घोटाला आपका, और प्रदेश में तो खैर वैसे ही बहुत है, खट्टी पर्ची क्या तो सूटकेस चलने लगे थे, और आपने धान घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला और पता नहीं कितने घोटाले करे, 4.5 लाख करोड़ का कर्जा आपने प्रदेश पर कर दिया, ठीक है, और लूट कर खाया। नहीं, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। आप जो बोल रहे थे सारा कुछ सही नहीं बोल रहे थे, मैं तो सही बात करती हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, भाईचारा आपने खराब करा, प्रदेश में 4 दंगे आपके होते हुए आज तक उसकी प्रकाश सिंह के रिपोर्ट इन्होंने सार्वजनिक करी, जो कि ज्यादा आरक्षण के टाइम पे जो दंगा हुआ था, और प्रकाश सिंह बुलाया गया था यूपी से, 4 दंगे इन्होंने कराए। नूह में बात का इनके रामचंद्र सिंह ने भी कहा कि भाई हाँ वो रुक सकता था दंगा, लेकिन इन्होंने जानबूझकर करवाया। और दूसरी बात आपकी जो है 2018 में एक चीज मैं बताना चाहूंगी, शायद आपको ना पता हो रोहिला जी, कि ईडी सीबीआई जो आप जो कह रहे हैं बॉक्सर गए आपकी पार्टी में, हो सकता है क्योंकि देखो बॉक्सर ऐड वगैरह भी बड़ी कपूंगी, हो सकता है ईडी सीबीआई का भी उन पर दबाव हो। ईडी में से कल कुछ बोल नहीं पाई थी सुप्रीम कोर्ट में, जब उनसे पूछा गया भाई आपके पास क्या प्रूफ है कि मनी ट्रेल तो बताओ, मनी ट्रेल तो जाके जुड़ गई रेड्डी ब्रदर्स के साथ, जिन्होंने आपको पहले 4.5 जो केजरीवाल का नाम ही ले रहे थे, पहले 4.5 करोड़ का वो दे दिया चंदा, उसके बाद 55 करोड़ का। और आरटीआई के दायरे से क्यों बचा रहे थे, क्यों 30 जून का टाइम मांग रहे थे, अब सारी चीजें अब खुल रहा है ना आपकी चोरी क्या चंदा चोर पार्टी। 8,552 का एक विज्ञापन हमारी सुप्रिया श्रीनेजी जो हमारी एआईसीसी की ब्रांड मतलब फायर ब्रांड स्पोर्ट्स पर्सन है, उन्होंने दिखाया बकायदा वीडियो मैंने देखी, कहते हैं ये हम छपवाने जा रहे हैं, पेड ऐड है, लेकिन कोई न्यूज़पेपर छापने को तैयार नहीं है, इतना इनके आका ने दबाव बना रखा है तानाशाह ने। दूसरी बात मैं और कहना चाहूंगी कि ये सीरम इंस्टीट्यूट जब कोविड में लोग मर रहे थे, आप देखिए जरा और शैतानियत की हद देखिए आप,
सीरम इंस्टीट्यूट से ये 52 करोड़ का चंदा लेकर उनको वैक्सीन बनाने का इन्होंने उनको दे दिया। बाकी हमारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों उन्होंने एक किनारे कर दिया। और मैं कुछ बातें अब मैं कहना चाहूंगी। जेजेपी की प्रवक्ता कुछ कह रही थी, मैं पूछूंगी क्या मनसो का इनको भी याद आया। और INLD के प्रवक्ता तो कह रहे लेन देन में कुछ गड़बड़ी हुई है, इसीलिए आपका टांका जो है टूट गया, जो भिड़ा हुआ था। अब INLD के प्रवक्ता के भी कुछ 2-4 बातों के जवाब दे दूं मैं। इनके तो इनकी एक बात मैं इनको याद दिलाना चाहूंगी। अब कोई बात नहीं करता उस बारे में, मैंने एक बार उसका जवाब दिया था। ये कह रहे थे कि हम आए तो 22,000, आई रिपीट 22,000 हम लोग जो है बेरोजगारी भत्ता देंगे। अरे भाई से अच्छा सरकारी नौकरी ना दे दो आप। दूसरी बात, आपके तो भ्रष्टाचारी में आपने भाजपा के साथ बनाई हुई है सत्ता, हमने तो कभी नहीं बनाई कभी भी। और आपने आपके जो MLA के साथ क्या बिहेव होता था, आप क्या करते थे, पिटाई करते थे, सबकी मांगे करते थे। किसी ने बुलाया गृह प्रवेश पर, उसको कुछ चीज पसंद आई, चुप हो जाओ, सुन लो, तुम्हें चुपचाप। अर्जुन जी इसके बाद आप ही के पास में आऊंगी, आप ही के पास में आऊंगी। लेकिन इस पर एक बड़ा सवाल ये भी है हांडा जी। 10 सेकंड दीजिए प्लीज ज्योति जी प्लीज। मैं ये कह रही थी, इनके 3,206 जो टीचर सेलेक्टेड थे आफ्टर इंटरव्यू एंड एवरीथिंग, इन्होंने उनको बदलकर अपनी पसंद के बंदे लगा दिए, जिसके चक्कर में इनके जो इनके मालिक हैं बड़े चौधरी देवीलाल जी, नहीं वो तो आदरणीय है, ओम प्रकाश चौटाला जी, वो 10 साल की जेल क्यों गए, जरा ये भी बताने का कष्ट करें। दूसरी बात, आपका कभी कोई बंदा हमें छोड़ के हमारे पास प्रदीप चौधरी जी आए, कांग्रेस की टिकट पर जीते भी वो, ठीक है, हमारी तरफ से बता दो कांग्रेस में कोई INLD में गया हो तो। आप बातें करते हैं बड़ी बड़ी, कर लीजिए, बातें करने में क्या है। वो देखिए बिना हड्डी की जबान जितना मर्जी बोल लें, कोई भी प्रवक्ता हो, लेकिन हम जो बात करते फैक्ट पर करते हैं, हमें देश की चिंता है। जब इस टाइम देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, हम उसके लिए काम करें। इसीलिए यह गठबंधन जुड़ा, इसीलिए इतने लोग जुड़े कि हम देश को बचाएं। हमारे लिए देश सबसे पहले सर्वोपरि है, देश हमारे लिए। ठीक है, तो इस पर एक बात सुनिए तो गांडा जी, एक जो सबसे बड़ा जो आरोप लगता है या फिर जो भी इसको कहें, जो विपक्ष की तरफ से लगता है, विपक्ष क्या कहें, इनेलो या फिर जेजेपी की तरफ से, वो ये कहता है कि विपक्ष की भूमिका सही से जो कांग्रेस है वो निभा नहीं पा रही है, जैसा कि अभी इनेलो के प्रवक्ता ने यहाँ पर भी कहा। मैं जवाब दे देती हूँ, मैं इनको जवाब दे देती हूँ। इन्होंने अभी संजय सिंह को गिरफ्तार, एक मिनट ठहर जाओ भाई, अरे अर्जुन जी इसके बाद आप ही के पास आना है, बस एक 10 सेकंड है खांडा जी के पास, उसके बाद आपके पास, ठीक। इनको बोलो थोड़ी शांति रखा करें थोड़ी सी। ऐसा है मैडम, देश का जो हमारा मुद्दा था या जो भी था, जो घपलेबाजी मनी लॉन्ड्रिंग जबरदस्त हो रही थी, मोडानी जी मिलकर कर रहे थे जो, वो उसमें राहुल जी ने सवाल उठाया, उनको फटाफट मोदी नाम से 2019 के बयान पे उनको जो है, उनको कोर्ट ने वो केस चला दिया, 2 साल की मैक्सिमम सजा भी दे दी। अभी संजय सिंह को भी इन्होंने यही किया भाजपाइयों ने, और कि भाई हाँ भाई, जो उसने भी बोला था मोदी अडानी भाई देश बेचकर खाई में लाई, खुला बोला था उन्होंने, बहादुरी से बोले थे। जो भी बहादुरी से बोलता है, जो खुलकर बोलता है, जो स्पष्ट बोलता है, जो आईना दिखाता है भाजपा को, वो इनको बड़ा चुभता है। क्यों दिखोगे, कौन कहता है, आपको दिख नहीं रही? चलिए ठीक, 10,200 किलोमीटर नाप लिया हमारे राहुल जी ने, आपको नजर नहीं आता है? आपने भी ऐसा चश्मा पहना हुआ, ठीक है, समय की थोड़ा सा पाबंदी, आपको चश्मा है लेकिन आपको कुछ नजर नहीं आता। ठीक है हांडा जी, थोड़ा सा पाबंदी समय की, थोड़ा सा पाबंदी। अर्जुन जी आप सवालों का जवाब दीजिए, आप दीजिए सवालों का जवाब। देखिए 3206 युवा नौकरी लगाने की बात कर रहे हैं। अगर वो 3206 युवा अगर चौटाला साहब ने गलत लगाए थे तो वो बाहर होने चाहिए थे। आज वो प्रिंसिपल बने हुए हैं, वो 3206 युवा प्रिंसिपल बने हुए हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर वो नौकरी गलत थी तो उनको बाहर होना चाहिए था, अगर वो नौकरी थी ये चौटाला साहब को बाहर होना चाहिए था। सबसे बड़ी बात, 10 साल कांग्रेस का रहा, भारतीय जनता पार्टी का रहा, वो 3206 युवा आज भी नौकरी कर रहे हैं, प्रिंसिपल बने हुए हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी की बात करते हैं, हुड्डा साहब ने क्या मुद्दा उठाया प्रदेश के लिए। दूसरी बात देखिए, किसान आंदोलन चला, 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए, एक बार भी कोई बॉर्डर पर किसानों की सूद लेने गए हुड्डा साहब? कोई गया हो, कोई कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता गया हो प्रदेश में? सिर्फ और सिर्फ ऐसे बोलने से कुछ नहीं, अखबारों तक इस्तीफा दिया, किसानों ने कहा हमारे लिए इस्तीफा दो, इस्तीफा देने का काम किया। चपड़ासी भी अपने पद से इस्तीफा नहीं देता। दूसरी बात, और मैं बहुत सारी बातें करना चाहूंगा, कोरोना काल की अगर हम बात करें, कोरोना काल में जब किसान का अनाज नहीं बिक रहा था, अभय सिंह चौटाला जी कोरोना की परवाह न करते हुए मंडियों के बीच में जाकर किसान का अनाज बिकवाने का काम किया। और जेजेपी की प्रवक्ता साथी 75%, 5100 पेंशन, ये वो सिर्फ और सिर्फ लेन देन की बात, जो भ्रष्टाचार खट्टर साहब और
दुष्यंत जी मिलकर कर रहे थे, उस पर आज बात होनी बंद हो गई थी, इसलिए खट्टर साहब को भी बदल दिया गया। और सबसे बड़ी बात जो चीज देखने की ये है कि कहीं ना कहीं प्रदेश में बहुत बुरा प्रदेश का हाल हो रहा था, घोटाला हो रहा था, इसीलिए मुख्यमंत्री जी को बदलना बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री जी को क्यों बदला गया? मुख्यमंत्री जी को इसीलिए बदला गया कि प्रदेश की जनता आज त्राही कर रही है, प्रदेश के खिलाफ है। सिर्फ मुख्यमंत्री को बदलकर ये सिर्फ और सिर्फ सहानुभूति लेना चाहते हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में शामिल थे, जो उनको बदला गया। लेकिन अगला मुख्यमंत्री भी तो बीजेपी का ही है ना, तो क्या सिर्फ मुख्यमंत्री अकेले भ्रष्टाचार कर रहे थे? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ जेजेपी और मुख्यमंत्री अलग अलग मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे थे, तभी तो बदला गया ना मुख्यमंत्री जी को। ज्योति जी, मुख्यमंत्री में या तो कोई कमी होगी तभी बदला जाता है मुख्यमंत्री प्रदेश का, ऐसे मुख्यमंत्री नहीं बदले जाते। एक उन्होंने तो कहा नेतृत्व परिवर्तन, बस नए चेहरे को जगह देने की बात है। बीजेपी बार बार यही कह रही है कि हम तो नए चेहरों को मौका देते हैं। ज्योति जी, क्या नए चेहरे को जगह दे रहे हो? रोहला साहब आओगे, एक बार सुन लीजिए। नए चेहरा ना कोई काम कर सकते हैं, 3 महीने बाद फिर आचार लग जाएगी। तो ज्योति जी, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार में संलिप्त थे। ठीक। प्रदेश के लिए उन्होंने बहुत बड़े घोटाले मिलकर के दुष्यंत ने, और उन्होंने अब बात नहीं बन रही थी, वो गए और खट्टर साहब को बदला गया ताकि प्रदेश के लोगों को दिखाया जा सके कि हमने मुख्यमंत्री बदल दिया। अब कुछ ना कुछ सहानुभूति लेना चल रहे, लेकिन कोई सहानुभूति प्रदेश की जनता नहीं मिल रही है। जो वादे किए थे, जो प्रदेश की जनता से वादे किए थे, एक भी पूरा नहीं हुआ। और आने वाले समय में प्रदेश की जनता इनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करे। चलिए ठीक है अर्जुन जी। विभा जी जल्दी से अपना जवाब दीजिए, उसके बाद से रोहला जी आपकी आवाज आऊंगी। तो प्लीज आप मुझे थोड़ा सा टाइम देना। सबसे पहले तो मैं अपने बीजेपी प्रवक्ता को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने जो बोला इन्होंने उसे पूरा इंडोर्स किया। ये विप्लव जगदीश के ऊपर पहुंचे नहीं, और ये सारी जितनी भी बातें होती है गठबंधन की, वो राष्ट्रीय लेवल पर होती है। और अभी तक किसी भी बड़े नेता ने राष्ट्रीय लेवल के किसी बात का खंडन नहीं किया है जो दुष्यंत जी ने बोला है। ठीक है। और दूसरी बात आती है, हमारे आईएनएलडी प्रवक्ता कह रहे कि हर चीज लेन देन में हुआ। ठीक है। कांग्रेस की प्रवक्ता ने भी कहा कि आईएनएलडी के लोग कहते हैं कि लेन देन की वजह नहीं स्टॉक ऑफ वेट पाया, इसीलिए गठबंधन टूटा। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि आज अभय चौटाला जी ने बोला है मर जाने दो केजरीवाल को। अब ऐसे बंदे का आप कितना सीरियस लेंगे कि जो इतनी लूज स्टेटमेंट्स बोलता है? तो ये तो बहुत ही मतलब दुख की बात है कि उस लेवल का नेता जो कह रहा है कि मैंने खाली ऑपोजिशन का धर्म निभाया है, वो कह रहे हैं मर जाने दो केजरीवाल को। पूरा वीडियो वायरल हुआ पड़े जब एक जर्नलिस्ट से बोला ऐसे बंदे की आप किस वाक्य को सीरियसली लेंगे? लेन देन नहीं। यहाँ माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने जैसे पूछा कि पिछले 5 डिप्टी सीएम का नाम किसी को याद है? नहीं। यहाँ बच्चे बच्चे को घर में डिप्टी सीएम का नाम दुष्यंत चौटाला जी का नाम पता है। क्यों? उन्होंने कार्य किया, उन्होंने ओवरशैडो किया सीएम को, इसलिए बहुत सारी चीजें बदली। आप ये देख लीजिए। दूसरी चीज, जेल क्यों गए? बार बार पूछे जाते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता कहते हैं जेल क्यों गए? जेल में तब ईडी का मिसयूज कांग्रेस ने किया था, सिंपल सी बात है। ठीक है। और इन्होंने खाटू श्याम का भी बोला था। अब मैं उस बात पर आपने क्या कहा जी? ईडी का मिसयूज कांग्रेस ने किया? बिल्कुल, क्योंकि ईडी का मिसयूज इन्होंने किया था। लेकिन कल आपके नेता बोल रहे थे कि ईडी का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है। नहीं, दोनों ने किया। ईडी का जो पार्लियामेंट 70 साल तक इनका कोई स्कैम नहीं पकड़ा गया। 2014 के बाद से सारे स्कैम्स पकड़ी जा रही है। क्यों? क्योंकि ईडी का मिसयूज ये भी तो कर रहे थे ना। सिंपल सी बात है, जो पावर में आ रहे हैं वो ईडी का मिसयूज कर रहे हैं भाई। बिल्कुल। अच्छा, इन्होंने खाटू श्याम के बारे में बोला। खाटू श्याम के बारे में इतना बता दो, इन्होंने अपने लोगों को अंदर भेज दिया था प्रॉपर। उसके बाद सारी स्टेटमेंट आई है कि इनके कांग्रेस के लोग खुद अंदर घुसे थे और जाके हाई हाई किया था, और इन्होंने ऐसे गंदे काम किए बोलने के लिए। तो ऐसा इसके बाद हांडा जी आप ही का नंबर है, इसके बाद आप ही का नंबर है। 14 का सैंपल पेपर लीक हुए। हांडा जी इसके बाद तुरंत आपके पास बस 10 सेकंड है विभा जी के बाद, उसके बाद हांडा जी। विभा जी 10 सेकंड आपके पास, समय की थोड़ा सा पाबंदी यहाँ पर। एक और चीज, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने हम सबको कांग्रेस में बोला इनका दिल बहुत बड़ा है। अभी जो विजेंद्र सिंह बॉक्सर लिख रहा था कि 5 किलो ही उनके पास आते हैं जो चुनाव में वो करते हैं, ऐसे ट्वीट जो करे थे इन्होंने, उसे भी
ले लिया। भाई अब ये देख लो कि जैसे ही बीजेपी ज्वाइन करो, क्या भरोसा कोई नया चेहरा आ जाए, कोई नया और अच्छा इन्हें लग जाए कि आपको रिजाइन करना पड़ जाए, जैसे आज चौटाला जी को करना पड़ा था, रणजीत सिंह चौटाला जी को। तो कुछ भी हो सकता है बीजेपी में, तो प्लीज आप बीजेपी में हमें मत इन्वाइट करिए। जितना इलेक्शन टाइम में हम देख रहे हैं कि बीजेपी का कैसा चल रहा है, कितना अपने पास वोट बैंक बचा रहे हैं, तो कृपया वो चीज के लिए समय की पाबंदी। ठीक है विभा जी। आंडा जी अपनी बात रखिए। कह रही आपने अपने समय में किया ईडी का दुरुपयोग? हाँ आंडा जी आप ही से पूछ रही हूँ, ईडी का दुरुपयोग आपने किया, ऐसा कहना जेजेपी के प्रवक्ता का? नहीं, इनको बोलने दो। हमने कब छापे मार के वसूली करी, पहले मुझे ये बता दें। इन्होंने कई बार छापा, चंदा चंदा छापा, चंदा लो धंधा लो। वो सुभाष चंद्र बोस जी कहते थे ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मोदी जी का कहना था, तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, अगर चंदा नहीं दिया तो ईडी का फंदा दूंगा। तो आप भी शामिल थे, जेजेपी भी शामिल थी चंदा चोरी में, इसीलिए उसको आरटीआई के दायरे से बाहर रखा। आपने भी खूब मिलकर लूटा प्रदेश को, 4.5 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया। ऐसी बात नहीं, मैं तो कहती हूँ खीरा कटा है तो आप सब लोगों ने बंटा है। 56,000 करोड़ का था जिसने हरियाणा इतना डेवलप किया हमारी कांग्रेस सरकार ने, और आपने क्या किया? आपने नाश मार दिया देश का, प्रदेश का नाश मार दिया आपने। नशा आपका देख लो कितना बढ़ गया, बेरोजगारी, पर कैपिटा इनकम, हमारी पहलवान बेटियों के साथ क्या दुर्व्यवहार किया। आज किसी के साथ नहीं खड़ी थी, हमारी महिला नेत्री गई है दिल्ली में, और आपकी मीनाक्षी लेखी से पूछा गया, भाजपा की जो नेत्री है उनसे पूछा गया, मुझे लगता है उनको और एक स्मृति ईरानी को मैराथन में जाना चाहिए। अभी उनसे भी कोई सवाल पूछा गया था स्मृति ईरानी जी से, वो भी दौड़ी दौड़ी गई कि नहीं मेरे पास कोई जवाब नहीं है। उधर से मीनाक्षी लेखी से पूछा गया, वो भी रेस लगा रही थी। अरे भाई उनको बोलो मैराथन में चले जाए, शायद कोई जो है, एक बता देती हूँ आपको भी मैं, रुक जाइए जरा। चलिए ठीक है आंडा जी, समय की थोड़ा सा कमी। रोहिला जी फाइनल कमेंट आपसे, समय की कमी है, फाइनल कमेंट आपसे। अभी सहानुभूति वाला नया एंगल निकाल रही है इन्हें लोग कि सहानुभूति के चक्कर में बदली है सरकार। लास्ट आपका कमेंट बस। अब मैं आंडा जी से बड़ा नम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा, इन्होंने ये बोला था भाई हम अपने नेताओं के खिलाफ अब शब्द नहीं बोलेंगे। इन्होंने एक शब्द यूज किया था, तो मैं आपके नेता को बोल सकता हूँ पप्पू, आपके नेता को बोल सकता हूँ CLU कहेंगे, आपके नेता को बोल सकता हूँ मैं प्रॉपर्टी डीलर, जिसपे केस लगे हुए हैं। लेकिन मैं ये चीजें कहना नहीं चाहता था, ठीक है ना? हाँ नहीं, मैंने आपके नेता को नहीं बोला, पहले आपने बोला, इसलिए आपको और विश्वास सकता हूँ। बहुत ज्यादा कच्ची बात की, इसलिए मर्यादा में बात कीजिए। आपको बात करके आपको याद नहीं रहता, ठीक है? सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार है, इसमें लोग आते जा रहे हैं और प्रेरित हो जा रहे हैं। और मोदी जी ने खराब मत कीजिए ना, मेरा समय खराब मत कीजिए। मोदी जी ने आने वाली 3 सरकार में ये जो घोटाले इन लोगों को चलिए ठीक है, यहाँ पर लड़ने का कोई फायदा नहीं है। जनता बताएगी आने वाले चुनाव में कौन किसके पक्ष में है या फिर किसको वो जिताने वाली है। तो लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में जुबानी हमले भी जारी है और दल बदल का दौर भी जारी है। इस बीच कांग्रेस को एक और झटका लगा है, विजेंद्र सिंह जो है वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।